मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो हमारी सीरीज श्रृंखला चल रही थी उसी में आगे बात करते हैं। कोई भी एग्जाम आपको देना हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों का लेवल देख करके आपको पता चल जाएगा, अगर आप एग्जाम देते रहते हैं, कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन कनाडा में हुआ था? वो सम्मेलन का नाम आपको बताना है जो कनाडा में हुआ है। उम्मीद करता हूं, क्या क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, या फिर कार्टेजोना प्रोटोकॉल हुआ है, या फिर साथ ही साथ में नागोया प्रोटोकॉल का? तो इसमें से उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, आपको मैंने बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना चाहिए कि ये 1987 में आया था सबसे पहले, और क्योटो प्रोटोकॉल मैंने भी आपको बताया था ये 1997 में आया था। ये दो आपको याद है। आप में से उस बच्चे की मुझे तलाश है, कमेंट करके बताए कि नागोया प्रोटोकॉल किस सन में हुआ था, क्योंकि ये पिछली वीडियो अगर आप देखी होगी तो उसमें ये सारे सम्मेलनों के बारे में हमने बताया है, और आपका जो सिलेबस है उसमें यूनिट शामिल हुई है पर्यावरण, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो हुआ था कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर कनाडा में हुआ है तो फिर क्योटो प्रोटोकॉल कहां हुआ है? याद रखिएगा कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये हुआ है जापान में। कहां हुआ है? तो यहां आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ है। कनाडा में कौन सा हुआ है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले कनाडा में हुआ, फिर जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। उसके बाद में आपको दिख रहा है सी नंबर पे कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो कब हुआ है? तो ये जो कहां हुआ है? तो ये कोलंबिया में हुआ है। कोलंबिया का नाम आपको याद रखना है, कार्टेजोना हुआ है। मैच कराने को पूछ लेगा, और ये इस तरह के सवाल पूछते हैं एग्जाम को टफ करने के लिए। आगे नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है वो कब हुआ है, कहां हुआ है? तो ये भी जापान में हुआ है। तो नागोया प्रोटोकॉल याद रखिएगा जापान में हुआ, और क्योटो प्रोटोकॉल भी जापान में हुआ। अब इसमें से आपको नागोया प्रोटोकॉल का सन बताना है। उम्मीद करता हूं कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा जिसकी तैयारी होगी जो बताएगा। देखिए, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप बगैर कहे लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो आप डिसलाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। बाकी अपने जो सब्जेक्ट है उर्दू, उसकी तैयारी करते रहिए, और जीके जीएस भी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो यह सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, पहली बात तो आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया था, और यह आंदोलन जो है वो 1900 आपको याद रखना है जो है 42 में शुरू हुआ था। तो 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत में जब यह आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, तो प्रधानमंत्री का जो है ब्रिटेन का कौन था? ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री पूछ लेते हैं मैच कराने को ये कई बार। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। आपको याद रखना है ब्रिस्टल चर्चिल का नाम आपको याद रखना है। चर्चिल का नाम बहुत बार आपके सामने आया होगा। तो चर्चिल जो है वो प्रधानमंत्री था। किस समय था? कि जब भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अब आगे नीचे दिया गया है एटली। तो एटली प्रधानमंत्री, देखिए ये जितने नाम दिए गए हैं चारों, ये चारों प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन के, ब्रिटिश के ये चारों प्रधानमंत्री रहे। तो एटलिन कब था? ये भी आपसे मैच कराने को पूछते रहते हैं। तो भारत की आजादी के समय, यानी जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तो उस समय कौन था प्रधानमंत्री? तो वो एटलिन था। एटलिन के ही हस्ताक्षर हुए हैं। तो एटलिन के समय भारत आजाद हुआ है। अब इसके बाद में आर मैकडोनाल्ड का नाम आपको दिख रहा है। इनका नाम काहे के लिए है? तो याद रखना, गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन के समय, यह हर कीमत पे याद रखना, गोलमेज सम्मेलन के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आर मैकडोनाल्ड जो है वो था। हर कीमत पे याद रखिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला आपको ऑप्शन दिख रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये कब प्रधानमंत्री था? तो भारत प्रथम स्वतंत्रता के समय, यानी 1857 में जब क्रांति हुई भारत के अंदर, तो प्रथम स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो पार्मस्ट्रॉन्ग था। यहां पर आर्म गलत लिखा हुआ है, ये पार्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसको पहले सही कर लीजिएगा। अब ये सही है। तो पार्मस्ट्रॉन्ग जो है स्टॉन जो प्रधानमंत्री है 1857 की क्रांति से के समय था। तो उम्मीद करता हूं इतने नाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अच्छा, दो नाम और आपको याद रख लेना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री, तो आपको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन था, तो लिन लिथगो का नाम आपको याद रखना है। कई बार पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल अंग्रेज कौन था? तो लिन लिथगो का था। और इसी तरीके से भारत के स्वतंत्रता के समय, यानी जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो फिर उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन था। इतनी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी अंग्रेजों से। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन गलत होता है तो जरूर बताइएगा, कोई सजेशन है जरूर दीजिएगा, और मैं फिर वही कहता हूं अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये प्रश्न देखिए कि जलियांवाला बाग
हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्या कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम आपके सामने ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपका दिमाग घुमा देंगे, आपको मालूम होते हैं और गलत लगा देते हैं। सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा ए, उसका आंसर सही है। चेम्सफोर्ड का नाम आपको याद रखना है। ये चेम्सफोर्ड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इतनी बात आपको हर कीमत पे याद रखना है। अब इसके बाद में इरविन जो है, इसका इससे संबंधित क्या है, इरविन का भी हाल में आपको याद रखना है। इरविन की एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन में बैठने वाला, भारत के अंदर राष्ट्रपति भवन में बैठने वाला प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाता है तो वो इरविन है। ये दिमाग में फीड कर लीजिए, ये पूछ चुके हैं तो मैं आपके सामने वैसे ही बात करता हूं। डफरिन का भी आपको याद रखना है। डफरिन क्या है? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी, इस कांग्रेस को जो है किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज कहा जाता है? तो यह बात आपको याद रखना है, डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है कांग्रेस को। अब इसी सवाल को पलटकर अगर पूछ लिए कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो डफरिन था, इसीलिए डफरिन के दिमाग की उसे उपज कहा गया है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई है कांग्रेस की और 1885 में हुई है। अब एक नाम आपको दिख रहा है कैनिंग, ये क्या है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का हुआ, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कैनिंग था। मैंने कल की वीडियो में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ एक्सप्लेन किया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, फिर वाइसराय प्रथम कौन है, फिर बंगाल का प्रथम कौन है। इस तरह से हमने जो कंफ्यूजन वाला सवाल है वो पिछली वीडियो में बताया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। जो अपनी सीरीज है एलटी ग्रेड जीके जीएस की, उसको जरूर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कैनिंग का मसला समझ क्लियर हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1905 में हुआ है? देखिए एक 1905 की घटना पर हम रोज चर्चा करते चलते हैं। आपको मालूम है वो घटना यह है कि बंगाल का विभाजन कर्जन ने करवाया था। लॉर्ड कर्जन उसके कहा जाता है। लॉर्ड हम अपनी नहीं कहते हैं, बट हम कर्जन कहते हैं। अमूमन हम लोग लॉर्ड से ही उसे जानते हैं, लेकिन कर्जन जो है उसने 1905 में उसका विभाजन कराया था। अब इनमें से आपको बताना है कि 1905 में क्या हुआ था। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। और स्वदेशी, आपको याद रखना है कि स्वदेशी जो है आंदोलन 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन आपको याद रखना है, स्वदेशी जो आंदोलन है वो 1905 का है। ये इतनी चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये जितने यहां पर दिए गए हैं, योजना है, आंदोलन है, कांड है, ये जो है आपको क्रम लगाने को पूछते रहते हैं। तो एक बार हम इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि 1905 में जो है वो 1905 में यही हुआ है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद में ऊपर आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा असहयोग आंदोलन। देख लीजिए, पहले से नीचे आइए, इससे नीचे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ है। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो वो 1920 में हुआ है। ये हर हाल में आपको याद रखना है। इसके बाद में है काकोरी ट्रेन डकैती जिसे कहा जाता है, लेकिन उसका ट्रेन एक्शन करके नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, इसलिए ट्रेंडिंग में मैटर है काकोरी कांड। तो पूछ सकता है, और इसको अंजाम देने का काम मैंने बताया था 3 लोगों ने दिया था। ठाकुर रोशन सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है और अशफाक उल्लाह खान साहब हैं। तो इन लोगों ने ये किया है। और इसके ये जो हादसा, ये घटना हुई है, ये 1925 की है। तो 1925 में काकोरी कांड हुआ है। अब आखिर में आपके सामने बचा हुआ है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना तो आपको आसानी से बता सकते थे, ये 1946 की है। कैबिनेट मिशन योजना कब की है? तो 1946 की है। आई थिंक सबका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपके सामने नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अगर वहां उर्दू सब्जेक्ट के छात्र हैं तो अपनी किताब शाहीन है, इसको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर कांटेक्ट करके बात कर लीजिए। इसका जो है इंडेक्स देख करके इसको जरूर मंगाइएगा। और उर्दू को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही अहम किताब है। इसमें प्रैक्टिस भी है और तमाम चीजें हैं। वो आप इसमें वीडियो में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उर्दू के नहीं है, दूसरे सब्जेक्टों के हैं, तो नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर लीजिए। बाकी जीके जीएस की हम लोग यहां बात करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से 1908, याद रखिएगा कि 1908 है, इसमें किसकी स्थापना हुई है? क्या पुलिस एक्ट है, इसके बाद में इंडियन पेनल कोड है, या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है? तो इसमें से क्या होगा? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम राइट है, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसकी जो है स्थापना हिंदुस्तान में 1908 में हुई है।
देखिए मैंने कई आयोग जो हैं वो आपको बताए हुए हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं उनमें होनी चाहिए। अब देखिए ये पुलिस एक्ट अगर आपसे पूछा जाता है, ये पुलिस एक्ट किस सन में आया है, तो ये याद रखना है, ये आपका है 1861 में। 1861 आपको याद रखना है, पुलिस वाला है। इसके बाद में इंडियन पेनल कोड अगर आपसे पूछा जाता है तो इंडियन पेनल कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बताते हैं। इसकी स्थापना 1860 की है। इंडियन पेनल कोड जो है ये 1860 का है। अब ये बाद में 1908 में जो है वो कोड प्रोसेस सिविल का है। इसके बाद में क्राइम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1973 में आया है। कितने में आया है, तो ये 1973 में आया है। 1973 इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, 1973 में आया है। ये आपको क्रम याद रहेगा। अगर क्रम से पूछा जाए तो क्रम के एतबार से अगर आपको लगाने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा, तो वो आपको याद रखना है, सबसे पहले आएगा इंडियन पेनल कोड, यानी ये नंबर 1 पर आएगा। इसके बाद में जो आया है वो पुलिस एक्ट आया है, 1861 में आया है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बता दे कि पुलिस व्यवस्था, डाक व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था, इन तीनों व्यवस्थाओं को हिंदुस्तान में सबसे पहला कौन सा गवर्नर जनरल लेकर के आया, कोई भी कमेंट करके। मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ देता हूं ताकि आप सर्च करके, खोज करके मेहनत कीजिए, वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा पुलिस कोड। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आएगा यही सिविल सर्विस प्रोसीजर आएगा, और आखिर में 1973 में आया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इस तरह से आपको याद रखना है। टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए वो भी 1973 का है। जो जो चीजें मुझे याद आती हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए कोई प्रश्न गलत होता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कोई सजेशन है तो जरूर दीजिएगा। फिर वही बात कि अगर अच्छे क्वेश्चन लगते तो आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह लाइक करना चाहिए और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चाहे राजस्थान के जीके जीएस की तैयारी हो, चाहे यूजीसी नेट के जीके जीएस की तैयारी हो, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, जीआईसी की हो, एटी ग्रेड की हो, इन सभी के फर्स्ट पेपर को हम आपके सामने लेकर के आते हैं। पहले भी हम लाए हैं, पिछले 4-5 साल से हम लाते हैं। और इसके बाद में सब्जेक्ट अगर है आपका तो वो हम उर्दू है, सिर्फ अपना उर्दू की बात करते हैं, या फिर हिंदी। तो इसमें अब सवाल है भारत के संविधान के भाग आपको याद रखना है। भाग कौन सा है, भाग है 9 का वर्णन जो है वो 9 भाग में किस चीज का वर्णन किया गया है। सबसे पहली बात कि भारत के संविधान में कुल भाग की संख्या अगर पूछी जाए तो वो 22 है। ये बात आपको याद रखना। अगर सूचियां पूछी जाएं तो वो कितनी है, वो 12 हैं। इस तरह से आपको सूचियां पूछी जाएं तो 12 हैं संविधान में, और भाग अगर पूछे जाएं तो 22 भाग हैं। तो 22 भाग तो आपको याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ खास भाग हमने कहा था कि 15 क्वेश्चनों की जुगाड़ बहुत आसानी से हो सकती है एलटी ग्रेड में या जीआईसी में। 30 क्वेश्चनों में से उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस वही तैयार कर ले तब भी बन जाएगा। उन्हीं में से एक टॉपिक पॉलिटिकल है, ये अपना संविधान का है, जहां से 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसमें आंसर सबसे पहले देखिए तो पंचायत व्यवस्था जो है वो भाग नंबर 9 में है। पंचायत व्यवस्था कितने भाग में है, तो आपको हर कीमत पे याद रखना है, यह भाग नंबर है 9। आपको यहां से हटा करके हम फिर से बात करते हैं। ये गड़बड़ हो गया। हाँ, अब देखिए तो पंचायत व्यवस्था जो है वो आपको पता चल गया है कि भाग नंबर 9। इसके बाद में नगर पालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका भी, ये भी भाग नंबर 9 है, लेकिन आपको याद रखना है भाग नंबर का के अंदर ये है, भाग नंबर का सॉरी भाग नंबर 9 का के अंदर जो है वो नगर पालिका का वर्णन है। अब एक चीज आपको दिख रही है, निर्वाचन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार निर्वाचन का वर्णन जो है वो कितने भाग में है, तो ये आपको याद रखना है, ये 15 नंबर भाग में है। 15 नंबर भाग में भारत का निर्वाचन है। इसके बाद में संविधान संशोधन जो है वो आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो संविधान संशोधन यहां से देख लीजिए 20 नंबर भाग में है। आई थिंक अब इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के साथ एक चीज और ये जितने भाग बताए हैं मैंने, मेरे नजर में इतने ही भाग जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला भाग बाई चांस पूछ सकता है, पहला दूसरा तीसरा तो आपको याद, मतलब 4 भाग शुरू के हैं, याद रखिए। पहले वाले भाग में जो है वो संघ जो है उस और राज्य क्षेत्र जो है उनकी व्यवस्था का बात कही गई है। भाग नंबर 2 में नागरिकता की बात है। भाग नंबर 3 में मूल अधिकार है। भाग नंबर 4 में जो है वो नीति निर्देशक तत्व हैं। तो शुरू के 4 ये याद कर लीजिए, ज्यादा चीजें हम नहीं याद करने को बताते हैं, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए 1773 में कौन सा एक्ट आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1773 यहां से याद रखिएगा। तो 1773 में उम्मीद करता हूं सभी का आंसर एकदम सही होना चाहिए। कुछ एक्ट आए हुए थे, हमने आपको कई बार, जैसे चेम्सफोर्ड आयोग हमने कई बार बताया, चेम्सफोर्ड 1919 में आया, किसी भी कीमत पे रटिए। और इसी तरीके से मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया है, और पिछले अभी जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ है उन 2 एग्जाम में उसको रिपीट किया है। एक में मैच मिलाने को दे दिया है एक, और एक में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है वो कब आया है, तो 1909 में आया है।
यहां पर जो दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इतने देखिए। 6 आपको एक्ट याद कर लेना है, 4 तो यहां दिख रहे हैं और 2 मैंने बता दिए हैं, एक चैम्प्स बता दिया है, एक मार्ले मिल्टो बता दिया है। अब ये 4 के हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें देखिए 1773 में आया है, चूंकि 1773 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है? 1773 में आया है। 1773। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा, ये हर हाल में याद रखना है। इनका क्रम भी आपको इसी तरीके से भी याद हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिख रहा है भारतीय सरकार अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम, ये भी किसी भी कीमत पर आपको नहीं भूलना है, और ये आया हुआ है 1900, आपको याद रखना है 35 में, 1935 में। अच्छा, आप में से कोई एक बच्चा बता दे बस 1835 में कौन सा अधिनियम आया है, कौन सी मतलब जो है व्यवस्था आई है 1835 में, बहुत इंपॉर्टेंट है और 1835 वाला हमको याद रखना है। इसके बाद में आपको दिख रहा है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को भी ये बहुत बार पूछते रहते हैं, जो हमने अभी कैबिनेट मिशन के बारे में ऊपर बात कर ली है, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा 1947 में, 1946 में, सॉरी 1946 अभी बताया था, ठीक है, हम खुद ही कंफ्यूजन होने लगे। 1946 आपको याद रखना है। इसके बाद में है बोर्ड ऑफ कंट्रोल संगठन। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संगठन, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये 1793 का है। आप सोचेंगे बड़ा नया होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल संगठन, तो आप गड़बड़ ना कर दें, ये आपको याद रखना है 1793। तो 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। इसके बाद में 1854 का आपको याद रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैग्ना कार्टा आया था, वुड का डिस्पैच जिसे कहते हैं। आगे है वन प्रबंधन अनुसंधान किस शहर में है? अब ये कुछ प्रबंधन अनुसंधान हैं। वैसे देखिए, हम जैसे आपको आयोग अभी एक्ट बता रहे थे, हम एक्ट आपको 50 बता देंगे और 50 के 50 हमें उंगलियों पर याद भी हैं कौन सा किसके बाद है, लेकिन वो आपको इतनी ज्यादा जरूरी नहीं। या तो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं जरूरत है और इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। वन प्रबंधन अनुसंधान, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत कम बता करके छोड़ देते हैं। अरे भाई, हम ज्यादातर उर्दू वालों को अटेंड करें, उर्दू वालों के लिए इतना ही काफी है जितना हम बता रहे हैं, और ज्यादा चले जाएंगे वो और मिसगाइड हो जाएंगे। तो वन प्रबंधन अनुसंधान निम्नलिखित में से किस शहर में है? देखिए, सबसे पहले मैं वो बच्चा हम देखना चाहते हैं, कौन सा बच्चा बहादुर है जो ये बताएगा कि वन प्रबंधन अनुसंधान कब आया था। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये आंसर देखिए, भोपाल। भोपाल के बारे में हमने पीछे भी कई चीजें बताई हैं। तो वन प्रबंधन अनुसंधान, ये दिमाग में किसी भी सूरत से फीड कर लीजिएगा। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम अलग चीज है, आपसे पूछ ले जाएगा तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर केंद्रीय वन अनुसंधान पूछा जाए, गौर कीजिएगा, केंद्रीय वन अनुसंधान, पहले वर्ड केंद्रीय लगे, फिर वन लगे, फिर अनुसंधान लगे, प्रबंधन नहीं लगेगा, तब आपका आंसर होगा देहरादून। और यहां पर है वन प्रबंधन अनुसंधान, तो आपका आंसर होगा भोपाल। आई थिंक क्लियर हो गया। अभी और चीजें हम क्लियर करते हैं। तो पहले जिस पे हम आंसर पे बात कर रहे थे, इसी पे कर लेते हैं। भोपाल जो गैस त्रासदी हुई है 1984 की, उसे हर हाल में याद रखिएगा। MIC जो वहां से गैस का रिसाव हुआ था, यह बात आपको याद रहना चाहिए। और इसी की वजह से 1986 में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम आया है। इतनी बात, 3 बातें 4 हमने भोपाल से बता दी हैं, वो याद रहे। देखिए, मेरे क्वेश्चन हम आपके सामने जो लेकर के आते हैं, वो भले 10-15 क्वेश्चन ही लाएं आप प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन उनमें फैक्ट कम से कम 70 से 80 हम बता करके जाते हैं, या 100 फैक्ट बता देते हैं, अगर कभी आप गौर करेंगे तो। ये 1984 में गैस त्रासदी हुई है, 86 में फैक्ट्री संशोधन आया है। इसमें गैस अगर पूछी जाए तो MIC निकली हुई है, ये कई बार पूछा जा चुका है। कहां है? तो भोपाल कांड ये हुआ था। अब दूसरी चीज भोपाल के बारे में हमने अभी आपसे बात कही है कि वन प्रबंधन अनुसंधान ये है। अब रहा देहरादून, उस पर क्लियर करते हैं। देहरादून में क्या है? देहरादून में आपको याद रखना है केंद्रीय वन अनुसंधान, ना तो प्रबंधन लगेगा और पहले केंद्रीय वर्ड लगेगा। तो केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग अगर पूछा जाए तो वो भी देहरादून में है। ये 2 देहरादून में याद रखिए। तीसरा एक और मिलिट्री का भी है, मिलिट्री कैंप जो है वो देहरादून में ही है अनुसंधान के अंदर। तो ये चीज मिलिट्री में जो कैंप होता है उसका, लेकिन 2 जो है वो बहुत अहम है, जो याद रखना चाहिए। इसके बाद में कोयम्बटूर का आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है, क्योंकि ये कई बार रिपीट कर चुका है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान आपसे पूछा जाए वो कोयम्बटूर में है। लेकिन सवाल अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है उत्तर प्रदेश का शहर पूछ ले। तो केंद्रीय अनुसंधान अगर गन्ना अनुसंधान अगर पूछा जाए तो वो आपको कोयम्बटूर बताना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गन्ना अनुसंधान केंद्र है? तो जिला शाहजहांपुर में है। हमारे वहां है जिला शाहजहांपुर में, और इस समिति ने कई बार हमको मुशायरे में आमंत्रित किया है, कवि सम्मेलन में। तो इसके बाद में देखिए, अब आपको एक और नाम दिख रहा है, लखनऊ।
लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 चीजें लखनऊ की कम से कम आपको याद रखना चाहिए। नंबर 1 आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय की खंडपीठ पूछा जाए तो वो लखनऊ में है, मुख्य पीठ इलाहाबाद में है। एक तो लखनऊ के बारे में देखिए, अनुसंधानों पर अगर बात करोगे तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान आपको याद रखना है, लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान। और जो याद रखना है, आयुर्वेदिक अगर अनुसंधान पूछ ले तो वो जयपुर में है। केंद्रीय अनुसंधान जो है, आयुर्वेदिक अनुसंधान अगर पूछे तो वो जयपुर में है, लेकिन केंद्रीय औषधि अनुसंधान पूछा जाए तो वो लखनऊ में है, जो हर हाल में आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं याद भी रहेगा। दूसरी चीज लखनऊ के बारे में याद रखना है, केंद्रीय वनस्पति पूछे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान अगर पूछे तो वो भी लखनऊ में है, जो किसी भी कीमत पर आपको नहीं भूलना है। इसके बाद में आपसे अगर इंस्टीट्यूट आपको पूछे, बाकिल साहनी इंस्टीट्यूट अगर आपसे जो है पॉलिटिकल पूछा जाता है तो वो भी अनुसंधान के अंदर लखनऊ में है। और सबसे बड़ी बात लखनऊ में जो है वो टेक्नोलॉजी पार्क जो है अगर पूछा जाता है तो वो लखनऊ में है। तो लखनऊ के ज्यादातर आपको जो 4-5 जो मैंने बताए हैं ये याद रहने चाहिए। बाकी बताने को हम और भी आपको 50 बता डाले, जैसे चमड़ा अनुसंधान के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो वो चेन्नई में है, लेकिन अगर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान पूछा जाए तो चेन्नई में है। उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए तो वो आपको पता है कानपुर में है। लेकिन लेदर का अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर कहां अनुसंधान है, उत्तर प्रदेश का लेदर अनुसंधान कहां है, तो वो उन्नाव में है। ये मतलब आंकड़े पलट जाएंगे। अब ज्यादा अगर हम आपको फैलाएंगे तो फिर आप भटक जाएंगे, जितना बताया है उतना ही याद कर लीजिए, आपका उतना ही काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना, बैंक देखिए आपको ज्योग्राफी से अर्थव्यवस्था से सवाल पूछते हैं तो बैंक से आपसे पूछेंगे। ये 1800 आपको याद रखना है, 1883 वो 1843 आपको याद रखना है। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी भी 1843 में खोली गई थी, ये भी आपको याद रखिए। और 1843 में ही सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपने जिस बच्चे ने भी जवाब दिया होगा डी, उसका एकदम राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया मद्रास। तो बैंक ऑफ इंडिया मद्रास जो है वो 1843 की है। एक कहानी हम आपको सुनाते हैं और याद रखिएगा, उसी से ये बैंकों का समीकरण पूरा समझ में आएगा। इन सभी बैंकों के बारे में अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि इन बैंकों से रिलेटेड जो है वो कई बार सवाल पूछ चुके हैं। इसमें देखिए बैंक ऑफ इंडिया आपसे पूछा गया है, बैंक ऑफ इंडिया मद्रास अगर पूछा गया है तो 1843 है। लेकिन सवाल अगर पूछा जाता है बैंक ऑफ इंडिया मुंबई अगर पूछा जाए तो 1840 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बैंक ऑफ बंगाल पूछा जाए तो वो 1806 है। यानी बैंक ऑफ बंगाल कितना है, 1806 है। ये चीज याद रहेगी। यहां से पहले फिर से लिखते हैं, क्या गड़बड़ हो गया। देखिए 1843 वाला आपको मालूम चल गया है, ये मद्रास है 1843। बंबई वाला आपको मालूम चल गया है 1840 है, 1840 आपको याद रहेगा। इसके बाद में ये बंगाल का आपको याद रखना है, ये 1800 याद रहना है, 1806 में है, 1806। और स्टेट इंडिया मतलब जो है भारतीय स्टेट बैंक, इसको एसबीआई कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, ये जो है वो 1955 है। अब सुनिए बात, ये 1955 है। देखिए सबसे पहले इसमें जो है सबसे पहले कौन खोला गया है, तो बैंक ऑफ बंगलौर, बैंक ऑफ जो है बंगाल खोला गया है। बंगाल को आपको याद रखना है, बैंक ऑफ जो बंगाल जब खोला गया तो ये 1806 में खोला गया। बाद में इसी का दूसरा जो है नाम बैंक ऑफ बॉम्बे कर दिया गया, इसी की शाखा को। फिर इसी की शाखा को जो है वो 1843 में क्या कर दिया गया है, बैंक ऑफ मद्रास कर दिया गया। और बाद में क्या हुआ कि इन तीनों बैंकों को 1921 में, कितने में, 1921 में, यानी इन तीनों बैंकों को, ये जो तीनों बैंक हैं, इन तीनों बैंकों को 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में इन्हीं तीनों को जो इंपीरियल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया किया गया 21 में, इसी को बाद में बदल करके 1955 में जो है भारतीय स्टेट बैंक 1955 में कर दिया गया। आई थिंक इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखिए मैं बहुत कोशिश करता हूं आपके पास कंटेंट अच्छा भेजें और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चनों को पेपर में मैच करा सकें। निम्नलिखित में से सुकुमार सेन का संबंध किससे है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त आपसे पूछा जाता है तो हर हाल में आपको याद रखना है, ये है प्रथम चुनाव आयुक्त जो है वो सुकुमार सेन साहब हैं। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बना है, सुकुमार सेन बने थे। अब याद रखना है वर्तमान का भी चुनाव आयुक्त का नाम याद रखना है, क्योंकि नाम लगातार उछल रहा है, धांधली के जो मामले चल रहे हैं चुनाव के मामले में। तो ज्ञानेंद्र कुमार का नाम याद रखना है, ज्ञानेश कुमार है जो उनका नाम आपको याद रखना है। और उनके बड़े ऊट पटांग जो मतलब क्या कहते हैं बगैर सीरियस हुए जो जवाब दे दिए जाते हैं, तो इस वजह से वो चर्चा में है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा पहला वाला। अब चिपको आंदोलन क्या चीज है, चिपको आंदोलन के बारे में आपको मालूम है कि इससे जुड़ा हुआ जो बंदा है उसके प्रणेता जो है वो चंडी प्रसाद भट्ट है।
देखिए चिपको आंदोलन याद रखिए, चंडी प्रसाद भट्ट हैं ये चिपको आंदोलन। अच्छा तो कोई बच्चा बता दे चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था और किस सन में शुरू हुआ था, बस इतना बता दिए चिपको आंदोलन। क्योंकि दक्षिण का भी चिपको आंदोलन आपसे पूछ सकता है, भूदान आपसे पूछ सकता है, ये आंदोलनों से प्रणेता पूछते हैं, हम इनको बताते रहेंगे, लगातार वीडियो आती रहेंगी, अभी काफी दिन है, 10-12 दिन में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ये वीडियो अगर बार बार रिपीट करके देख रहे हैं। एक बार में नहीं याद होते हैं, दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तिबारा देखिए और इन वीडियो को अपने पास सेव करके बार बार देखिए। हम ये इसलिए नहीं करें कि मेरे पास व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, हम इसलिए करें ताकि आप बार बार देखेंगे तो हमें व्यूज तो नहीं मिलेंगे बट आपको याद हो जाएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, देखिए टीचर बनने का मतलब सिर्फ टीचर होता है, उसका मतलब सरकारी या प्राइवेट नहीं होता, उसका मतलब यह भी नहीं होता है कि प्रोफेसर है या फिर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। तो टीचर बनने की ललक जो मुझ में है या इच्छा है, हम उस वजह से आते हैं आपके अंदर, आपके साथ, बाकी हमारा सब व्यवस्था ठीक है। तो चिपको आंदोलन उम्मीद करता हूं याद रहेगा। तो चंडी प्रसाद का नाम आप कह रहे हैं, इसके प्रणेता थे चंडी प्रसाद। और यहीं पर दक्षिण वगैरह का जो आंदोलन है वो भी आपको याद रखना है, उसको भी चिपको आंदोलन कहते हैं। और वो कौन सा आंदोलन है जिसको दक्षिण का चिपको आंदोलन कहते हैं। आगे विश्व हरित क्रांति का जनक, देखो विश्व हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाता है तो ये बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल नहीं है कि जो आप बता ना पाए। तो वर्गीज कुरियन का नाम आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम है। नहीं वर्गीज कुरियन तो अगर राष्ट्रीय अगर पूछा जाता है तो यहां पर क्या पूछा गया है, तो विश्व का पूछा गया है, ये हर हाल में आपको याद रखना है। और विश्व वाले में आपको याद रखना है नॉर्मन का, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपको याद रखना है, उनको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम हर हाल में याद रखिएगा। इसके बाद में ये देखिए संताल विद्रोह के नेतृत्व, देखिए संताल विद्रोह की जगह पर ये पिछली बार बिरसा मुंडा और जो है आंदोलन और इसके बाद में नील आंदोलन ये पूछ चुके हैं। तो संताल विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको याद रखना है ये शुरू कहां से हुआ संताल विद्रोह, ये जिस बच्चे ने बता दिया हम देखेंगे उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसका नेता अगर आपसे पूछा जाए तो सिंधु कानन और भैरव चांद जो हैं वो इसके प्रणेता थे, संताल विद्रोह जो था उसके। तो यहीं तक हम भी थक गए हैं, यहीं तक बात करते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ गलत हुआ है जरूर बताइएगा और आपका कोई सुझाव है जरूर दीजिएगा। बाकी आखिर में अगर उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो अपनी किताब स्क्रीन पर दिख रही है, इसको मंगा करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।